हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका 3 सेशन आपके पास पहुंच गया है। इस टॉपिक से चौथा सेशन है। चौथा सेशन का ये पहला प्रश्न नंबर 122। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या बोर्ड कभी किसी भी आयोग ने या बोर्ड ने किसी भी सन में पूछा है, किसी भी स्टेट में पूछा है, तो उन सारे प्रश्नों का संग्रह है। ये कठिन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न हम आपके सामने। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या भाई? ये आपसे पूछा जा रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य बजट बनाना है, या ये देखना है कि भारत की संचित निधि में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही समस्त धनराशि निकाली जाए, या कुशलता तथा मितव्ययिता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना, या संसद के समक्ष बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण का बेहतर ढंग विकसित करने के लिए सुझाव देना। तो प्रश्न नंबर 122 का भाई उत्तर देने का प्रयास करें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? बजट बनाना, या ये देखना कि भारत की संचित निधि में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही समस्त धनराशि निकाली जाए, या कुशलता एवं मितव्ययिता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक नीतियां का सुझाव दिया जाए, या संसद के समक्ष बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण का बेहतर ढंग से विकसित करने का सुझाव देना। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 122 का उत्तर दें भाई। तो बजट बनाना, ये सब कार्य नहीं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्य है वो ये है कि वो उसका कार्य है ये देखना कि भारत की संचित निधि में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही समस्त धनराशि निकाली जाए। प्रश्न नंबर 122 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 123 देख ले भाई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। इस बात को देखना है कि समस्त सरकारी धन का व्यय संसद द्वारा पास किए गए कानून एवं नियमों के अनुसार किया जा रहा है, या मितव्ययिता एवं कुशलता के मामलों पर सुझाव देना है, या बजट अनुमानों को तैयार कराना है, या संसद से बजट को पारित करवाना है। प्रश्न नंबर 123 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? अभी थोड़ा सा इस प्रश्न में घुमाया गया है, ऐसा ही प्रश्न इसके पहले वाला आया था, तो उसमें आपको हम समझाए बताए कि उसका कार्य क्या है। तो वैसा ही सेम प्रश्न समझ लीजिए है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया गया है, पर आपको सही जानकारी से अवगत कराना मेरा कार्य है, आपको गलतफहमी ना हो, इसलिए कहीं भी छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपके सामने रखी जा रही हैं और बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रश्न नंबर 123, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? इस बात को देखना कि समस्त सरकारी धन का व्यय संसद द्वारा पास किए गए कानून एवं नियमों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। तो आप समझ गए, प्रश्न नंबर 123 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
प्रश्न नंबर 124, किसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जो सरकार द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं को प्रकाश में नहीं लाती? प्रश्न नंबर 124, किसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जो सरकार द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं को प्रकाश में नहीं लाती? तो वित्त मंत्री द्वारा, या वित्त सचिव द्वारा, या योजना आयोग द्वारा, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा? प्रश्न नंबर 124 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जो सरकार द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं को प्रकाश में लाती है? तो वो भाई प्रस्तुत की जाती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। प्रश्न नंबर 124 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हैसियत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है क्योंकि? प्रश्न नंबर 125, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हैसियत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। क्यों भाई बराबर है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। दोनों का वेतन समान है। अगले सेशन में, इससे पहले जो सेशन आपके पास गया उसमें बता चुका हूं कि 2.5 लाख इस समय नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन है। सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए है। समझ गए? फिर ये 90,000 से सीधा 2.5 लाख पे किया गया है। फिर दोनों को हटाने के लिए एक समान प्रक्रिया महाभियोग अपनानी पड़ती है। हाँ भाई, दोनों के लिए एक समान प्रक्रिया से दोनों को हटाया जा सकता है। फिर ऑप्शन 7, दोनों की सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी सरकारी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ये भी सही है भाई। दोनों के विषय में ऐसी बातें कही गई हैं, तो इसलिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर हैसियत रखता है। तो प्रश्न नंबर 125 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन द आपका सही उत्तर है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 126, निष्पादन बजट एक ऐसा वक्तव्य है जिसमें, भाई ऑप्शन देख लेते हैं, सरकार की आय प्रस्तुत की जाती है, सरकार का व्यय प्रस्तुत किया जाता है, विकास की चयनित योजनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, या सरकारी गतिविधियों के संपूर्ण कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 126 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निष्पादन बजट एक ऐसा वक्तव्य है जिसमें सरकार की आय प्रस्तुत की जाती है, या सरकार का व्यय प्रस्तुत किया जाता है, या विकास की चयनित योजनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, या सरकारी गतिविधियों के संपूर्ण कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 126 का उत्तर दे भाई। तो निष्पादन बजट एक ऐसा वक्तव्य है जिसमें सरकारी गतिविधियों के संपूर्ण कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है भाई। सरकारी गतिविधियों के संपूर्ण कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 126 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 127, ये कूट का प्रश्न है भाई। तो चलिए हम कूट भी आपके सामने ले आते हैं। बजट द्वारा निम्न में से क्या सुनिश्चित किया जाता है? बजट द्वारा निम्न में से क्या सुनिश्चित किया जाता है भाई? ऑप्शन देख लें। कार्यकारिणी की विधानमंडल के प्रति वित्तीय एवं विधिक जवाबदेहिता,
या कार्यकारिणी के प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी की अपने पद सोपान में अपने से तुरंत ऊपर के अधिकारी के प्रति जवाबदेहिता, या विधान मंडल की न्यायपालिका के प्रति जवाबदेहिता, या सरकारी विभागों की वित्त आयोग के प्रति जवाबदेहिता। तो ये तो भाई न्यायपालिका के प्रति जवाबदेहिता गलत है और वित्त आयोग के प्रति जवाबदेहिता गलत है। अब ऑप्शन क्या सही है? कार्यकारिणी की विधानमंडल के प्रति वित्तीय एवं विधिक जवाबदेहिता। कार्यकारिणी के प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी की अपने पद सोपान में अपने से तुरंत ऊपर के अधिकारी के प्रति जवाबदेहिता। तो 1 और 2 सही है। कूट में देखते हैं, कूट में ऑप्शन आ 1 और 2 सही है। तो उत्तर आपका क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 127 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 128। भारतीय संसद लोक वित्त पर अपना अंतिम नियंत्रण लागू करती है। भारतीय संसद लोक वित्त पर अपना अंतिम नियंत्रण लागू कर सकती है लोक लेखा समिति द्वारा, प्राक्कलन समिति द्वारा, बजट निर्माण के द्वारा, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। प्रश्न नंबर 128 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 128, भारतीय संसद लोक वित्त पर अपना अंतिम नियंत्रण लागू करती है लोक लेखा समिति द्वारा, या प्राक्कलन समिति द्वारा, या बजट निर्माण के द्वारा, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 128 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारतीय संसद लोक वित्त पर अपना नियंत्रण लागू करती है लोक लेखा समिति के द्वारा भाई, लोक लेखा समिति द्वारा। प्रश्न नंबर 128 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 129, बजट निर्माण के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम क्या है? बजट निर्माण के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन देखते हैं भाई। सामान्य बहस, विनियोग विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विधेयक। प्रश्न नंबर 129 कूट में पहले हम ये सही अनुक्रम क्या है, फिर कूट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 129 भाई, पहले क्या होता है? विनियोग विधेयक पहले क्या होता है? प्रश्न नंबर 129 में पहले वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है भाई, वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उस पर बहस होती है। पहले वार्षिक वित्तीय विवरण पेश होता है, फिर दूसरे नंबर पे उससे बहस होती है। फिर क्या होता है? फिर विनियोग विधेयक लाया जाता है, फिर वित्तीय विधेयक लास्ट में भाई, वित्तीय विधेयक लास्ट में। आप पहले 3 फिर 1 फिर 2, 3 1 2 फिर 4, 3 1 2 4, 3 3 3 3 1 2 4। पहले वार्षिक वित्तीय विवरण, फिर सामान्य बहस, फिर विनियोग विधेयक, फिर वित्त विधेयक। प्रश्न नंबर 129 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। इसको कहीं पे नोटबुक में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें भाई। प्रश्न नंबर 129 का स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं नोटबुक में नोट कर लें, या 2-3 बार देखेंगे तब भी आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि पहले वार्षिक वित्तीय विवरण पेश होता है, फिर सामान्य बहस होती है, फिर विनियोग विधेयक आता है पेश किया जाता है, फिर वित्त विधेयक पेश किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 129 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। अगले प्रश्न पे आते हैं।
तो अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति भारतीय संविधान में राज्यसभा को प्रदान की गई है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है कि जो राज्यसभा को ही दी गई है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन आ, एक धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार करना, या एक विधेयक है या नहीं यह निर्णय करना, या लोक व्यय पर मतदान करना, या एक धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक निलंबित कर सकना। प्रश्न नंबर 130 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति भारतीय संविधान में राज्यसभा को प्रदान की गई है? धन विधेयक को संशोधित या स्वीकार नहीं कर सकती है, ये नहीं दी गई है, ये शक्ति नहीं दिया गया है भाई। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है भाई, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये राज्यसभा को नहीं दी गई है। लोक व्यय पर मतदान ये राज्यसभा को नहीं दी गई है। राज्यसभा को क्या दिया गया है? एक धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक निलंबित कर सकती है, अपने पास रोक सकती है। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति भारतीय संविधान में राज्यसभा को प्रदान की गई है? तो एक धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है भाई। प्रश्न नंबर 130 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 131, बजट निर्माण के संबंध में संसदीय शक्ति विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बजट निर्माण के संबंध में संसदीय शक्ति विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, ये आपको बताना है। संसद एक कर को बढ़ा तो सकती है किंतु उसे घटा नहीं सकती। भाई बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, ये सही नहीं है। संसद बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत। संसद एक कर को बढ़ा और घटा सकती है अथवा उसे उन्मूलित भी कर सकती है। भाई उन्मूलित कैसे करेगी? उन्मूलित नहीं कर सकती, ये भी सही नहीं है। संसद एक कर को बढ़ा और घटा सकती, ये तो सही है। अथवा उसे उन्मूलित भी कर सकती, उन्मूलित नहीं कर सकती, ये भी गलत है। फिर चलिए अगला देखते हैं। संसद एक कर को बढ़ा नहीं सकती किंतु उसे घटा सकती है अथवा उसे उन्मूलित कर सकती है। संसद एक कर को ना बढ़ा सकती है और ना घटा सकती है। ऑप्शन फिर से देखते हैं भाई। बजट निर्माण के संबंध में संसदीय शक्ति विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो फिर से ऑप्शन देखें। संसद एक कर को बढ़ा तो सकती है किंतु उसे घटा नहीं सकती। तो चलिए भाई ये भाई गलत है। फिर संसद एक कर को बढ़ा और घटा सकती है अथवा उसे उन्मूलित भी कर सकती है, ये भी गलत है। संसद एक कर को बढ़ा तो सकती है किंतु उसे घटा नहीं सकती, ये गलत है। संसद एक कर को बढ़ा और घटा सकती है अथवा उसे उन्मूलित भी कर सकती है, ये भी गलत है। संसद एक कर को बढ़ा नहीं सकती किंतु उसे घटा सकती है अथवा उन्मूलित कर सकती है। प्रश्न नंबर 131, संसद एक कर को बढ़ा नहीं सकती किंतु उसे घटा सकती है अथवा उन्मूलित कर सकती है, तो ये भाई सही है।
संसद एक कर को ना तो बढ़ा सकती है और ना घटा सकती है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि संसद एक कर को बढ़ा नहीं सकती किंतु उसे घटा सकती है अथवा उन्मूलित कर सकती है। तो प्रश्न नंबर 131 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 132, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियां के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न नंबर 132, वह केंद्रीय सरकार के लेखों का परीक्षण करता है और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वह केंद्रीय सरकार के लेखों का परीक्षण करता है और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकता है, ये सही है। फिर वह राज्य सरकारों के लेखों का परीक्षण करता है और अपना प्रतिवेदन राज्य विशेष के राज्यपाल को भेजता है, ये भी सही है। फिर वह राज्यों में कार्यरत लेखा परीक्षकों के कार्यालयों पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण नहीं रखता है भाई। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य में कार्यरत लेखा परीक्षकों के कार्यालयों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखते हैं। यहाँ लिखा है नहीं रखता, तो ये गलत हो गया। आपसे पूछा जा रहा सही नहीं, तो आपका उत्तर मिल गया है। प्रश्न नंबर 132 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगला भी देख लेते हैं, क्या है उसका कार्य। यदि संसद का कोई सा भी सदन उससे कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो वह लोक लेखा समिति के माध्यम से ऐसा कर सकता है, ये भी सही है। तो चलिए भाई फिर से अब हम आपको बताते हैं। वह केंद्रीय सरकार के लेखों का परीक्षण करता है और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक वह राज्य सरकारों के लेखों का परीक्षण करता है और अपना प्रतिवेदन राज्य विशेष के राज्यपाल को भेजता है। तीसरा क्या करता है, यदि संसद का कोई भी सदन उससे कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो वह लोक लेखा समिति के माध्यम से ऐसा कर सकता है। तो ये तीनों कार्य कर सकता है। वह राज्यों में कार्यरत लेखा परीक्षकों के कार्यालय पे कोई शासकीय नियंत्रण नहीं रख सकता है। यहाँ लिखा है नहीं रख सकता, तो आपका उत्तर ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 133, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। प्रश्न नंबर 133 का ऑप्शन देखते हैं भाई। जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन बजट पर चर्चा नहीं होती है। जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन बजट पर चर्चा नहीं की जाती, ये सही है। दूसरा, बजट पर चर्चा बजट पेश किए जाने के कुछ दिन पश्चात आरंभ होती है। ऑप्शन बा, बजट पर चर्चा बजट पेश किए जाने के कुछ दिन बाद या कुछ दिन पश्चात आरंभ होती है, ये भी सही है भाई। राज्यसभा में वित्त मंत्री का भाषण समाप्त होने पर बजट की एक प्रत लोकसभा के पटल पर रखी जाती है, ये सही नहीं है। राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में वित्त मंत्री का भाषण समाप्त होने के पर बजट की एक प्रत लोकसभा के पटल पर रखी जाती है, तो ये तो गलत है। राज्यसभा को सामान्य चर्चा के अलावा बजट से कोई सरोकार नहीं होता है। राज्यसभा को सामान्य चर्चा के अलावा बजट से कोई सरोकार नहीं होता है, ये भी सही है। तो आपका उत्तर क्या नहीं सही, ऑप्शन द आपका उत्तर नहीं सही है। तो
प्रश्न नंबर 133 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन सा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 134, वह कौन सा विधेयक है जिसे पेश किए जाने के पश्चात 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा इस पर विचार करके पास किया जाना और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाना आवश्यक है? उस विधेयक का नाम बताना है आपको जिसे पेश किए जाने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा इस पर विचार करके पास किया जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाना भी आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 134, ये विनियोग विधेयक है या वित्त विधेयक या साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? प्रश्न नंबर 134 का उत्तर दे भाई। वह कौन सा विधेयक है जिसे पेश किए जाने के पश्चात 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा इस पर विचार करके पास किया जाता है और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाना भी आवश्यक है? तो उस विधेयक का नाम है भाई वित्त विधेयक। प्रश्न नंबर 134 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 135, किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है जो वित्तीय वर्ष के साधारण खर्च का भाग नहीं होता। प्रश्न नंबर 135, किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है जो वित्तीय वर्ष के साधारण खर्च का भाग नहीं होता है। तो यह है लेखानुदान या प्रत्ययानुदान या अपवादानुदान या अतिरिक्त अनुदान। प्रश्न नंबर 135 का उत्तर दें भाई। प्रश्न नंबर 135, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान, अतिरिक्त अनुदान। तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है जो वित्तीय वर्ष के साधारण खर्च का भाग नहीं होता है। तो ये है भाई अपवादान अनुदान होता है। प्रश्न नंबर 135 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 136, किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता होती है जिसके लिए विस्तृत अनुदान देना शायद संभव न हो। ऐसी स्थिति में सदन बिना ब्यौरे दिए किसके माध्यम से एक मुश्त धनराशि दे सकता है? फिर से प्रश्न को समझ लें। किसी राष्ट्रीय आपात के कारण धन को सरकार को किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए विस्तृत अनुदान देना शायद संभव न हो। ऐसी स्थिति में सदन बिना ब्यौरे दिए किसके माध्यम से एक मुश्त धनराशि दे सकता है? ये लेखानुदान के द्वारा या प्रत्ययानुदान के द्वारा या अपवादानुदान के द्वारा या अतिरिक्त अनुदान के द्वारा? प्रश्न नंबर 136 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो इस अनुदान का नाम है भाई क्या? प्रत्ययानुदान। प्रत्ययानुदान के द्वारा किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता होती है जिसके लिए विस्तृत अनुदान देना शायद संभव न हो। ऐसी स्थिति में सदन बिना ब्यौरे दिए प्रत्यय अनुदान से एक मुश्त धनराशि दे सकता है। तो प्रश्न नंबर 136 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 137,
किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो किस प्रकार के अनुदान की मांग राष्ट्रपति लोकसभा में पेश करवाते हैं। प्रश्न को भाई फिर से समझ लें। प्रश्न नंबर 137 फिर से समझने का प्रयास करें। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो किस प्रकार के अनुदान की मांग राष्ट्रपति लोकसभा में पेश करवाते हैं। तो ये अपवादानुदान है या प्रत्ययानुदान है या अतिरिक्त अनुदान है या लेखानुदान है। प्रश्न नंबर 137 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो जैसा कि नाम से ही है, इस अनुदान का नाम है अतिरिक्त अनुदान भाई। प्रश्न नंबर 137 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 138 निम्न में से किस प्रावधान द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है। फिर से प्रश्न को समझें। निम्न में से किस प्रावधान द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्त वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है। ये प्रत्ययानुदान है या अपवादानुदान है या अतिरिक्त अनुदान है या लेखानुदान। प्रश्न नंबर 138 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये है लेखानुदान। लेखानुदान प्रावधान द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि वो बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्त वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है। तो प्रश्न नंबर 138 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 139 निम्नलिखित में से किसके प्राधिकार से कोई कर लगाया जाएगा या एकत्रित किया जाएगा अन्यथा नहीं। निम्नलिखित में से किसके प्राधिकार से ही कोई कर लगाया जाएगा या एकत्रित किया जाएगा अन्यथा नहीं। तो वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री या संसद या लोक लेखा समेत। प्रश्न नंबर 139 किसके प्राधिकार में भाई ये बातें हैं। कोई कर लगाया जाएगा या एकत्रित किया जाएगा अन्यथा नहीं। तो ये प्राधिकार किसके पास है। प्रश्न नंबर 139 तो ये प्राधिकार है संसद के पास भाई। प्रश्न नंबर 139 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 किस अधिनियम के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि में से कोई भी धन निकाला जा सकता है अन्यथा नहीं। किस अधिनियम के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जा सकता है अन्यथा नहीं। ये वित्त अधिनियम है या विनियोग अधिनियम है या साधारण अधिनियम या गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक। प्रश्न नंबर 140 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाला जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 140 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये है विनियोग अधिनियम भाई। प्रश्न नंबर 140 विनियोग अधिनियम। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 141 संसद की प्राक्कलन समिति की प्रमुख मुख्य कार्य क्या है। संसद की प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य क्या है। प्रशासन में कुशलता बढ़ाना व खर्च में कमी करना या वित्तीय विधेयकों का संचालन करना
या लेखा परीक्षण करना या हिसाब किताब की जांच पड़ताल करना। प्रश्न नंबर 141 उत्तर देने का प्रयास करें। संसद की प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य क्या है? प्रशासन में कुशलता बढ़ाना एवं खर्च में कमी करना। तो भाई इसी को तो बोलते हैं ना मितव्ययिता समिति। अब आप समझिए प्रश्न नंबर 41 का उत्तर क्या होगा? संसद की प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य है प्रशासन में कुशलता बढ़ाना व खर्च में कमी करना। प्रश्न नंबर 141 का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 142 बजट निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित सही चरण नहीं है। बजट निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित सही चरण नहीं है। विधायिका में प्रस्तुतिकरण या सामान्य चर्चा या अनुदानों की मांगों पर चर्चा या प्रश्नकाल। तो ये बजट ये प्रश्नकाल तो रोज होता रहता है और बजट रोज नहीं पेश होता है। बस आपका उत्तर मिल गया है। बजट निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित चरण नहीं है प्रश्नकाल, क्योंकि ये रोज 12 बजे चालू होता है। तो ये आपका उत्तर मिल गया। तो प्रश्न नंबर 142 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 निम्न में उस संगठन की पहचान कीजिए जो बजट के निर्माण में भागीदार नहीं है। निम्न में से उस संगठन की पहचान कीजिए जो बजट के निर्माण में भागीदार नहीं है। तो वित्त मंत्रालय या प्रशासनिक मंत्रालय या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न नंबर 143 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। उस संगठन की पहचान कीजिए जो बजट के निर्माण में भागीदार नहीं है। तो वित्त मंत्रालय शामिल रहता है भाई बजट निर्माण में। प्रशासनिक मंत्रालय भी शामिल रहता है बजट निर्माण में। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी शामिल रहता है बजट निर्माण में। तो बजट निर्माण में भागीदार कौन नहीं होता? राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न नंबर 143 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 144 प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? कार्य मंत्रणा समिति को या लोक लेखा समिति को या याचिका समिति को या अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति को। प्रश्न नंबर 144 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? कार्य मंत्रणा समिति को, लोक लेखा समिति को, याचिका समिति को या अधीनस्थ विधान संबंधी समिति को। उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को भाई। प्रश्न नंबर 144 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 145। प्रश्न नंबर 145 निष्पादन बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? निष्पादन बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? किसी विशेष काल के लिए खर्चों और आमदनी का संतुलित अनुमान या ऐसा बजट जिसमें वित्तीय आवश्यकताएं कार्यमूलक श्रेणियों के संदर्भ में निर्धारित की जाती हैं या जो लाइन आइटम्स के संदर्भ में तैयार किया जाता है या सार्वजनिक जवाबदेही के संदर्भ में प्रभावकारी वित्तीय यंत्र। तो प्रश्न नंबर 145 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निष्पादन बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तो किसी विशेष काल के लिए खर्चों और आमदनी का संतुलित अनुमान
ये कथन नहीं सही। ऐसा बजट जिसमें वित्तीय आवश्यकताएं कार मूलक श्रेणियों के संदर्भ में निर्धारित की जाती हैं, यही ऑप्शन ठीक है भाई। जो लाइन आइटम के संदर्भ में तैयार किया जाता है, गलत। सार्वजनिक जवाबदेही के संदर्भ में प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण, गलत। आपका प्रश्न नंबर 145 का ऑप्शन बा, ऐसा बजट जिसमें वित्तीय आवश्यकताएं कार मूलक श्रेणियों के संदर्भ में निर्धारित की जाती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 146, कूट के द्वारा इसका उत्तर देना है। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, ये प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 146, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 30 सदस्य, लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य, राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता। तो चलिए भाई कूट के माध्यम से बताना है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 146 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो लोक लेखा समिति में 30 सदस्य नहीं, ये प्राक्कलन समिति में होते हैं भाई, ये प्राक्कलन समिति में होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं भाई। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया। लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, सही। राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, सही। कुल 22 सदस्य होते हैं भाई, कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। तो 2, 3 सही है। ऑप्शन देखते हैं, 2, 3 ऑप्शन बा, 2, 3 है। तो प्रश्न नंबर 146 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, और लोकसभा से 30 सदस्य प्राक्कलन समिति भाई, प्राक्कलन समिति में होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं भाई, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। नीति के प्रश्न से लोक लेखा समिति का कोई सरोकार नहीं होता है। लोक लेखा समिति के निष्कर्ष कार्योपरांत होते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की सहायता करता है। लोक लेखा समिति अस्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है। तो प्रश्न नंबर 147, लोक लेखा समिति अस्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य नहीं करती। अस्थायी मितव्ययिता समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। तो भाई अब आपको देखना है, ऑप्शन दा देखें, लोक लेखा समिति अस्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है, नहीं। अस्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में प्राक्कलन समिति कार्य करती है। प्राक्कलन समिति, समझ गए? तो बस ये ऑप्शन सही नहीं है, और यहाँ पूछा जा रहा सही नहीं। तो प्रश्न नंबर 147 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन द ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 148, लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है। लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है, तो कौन भाग लेता है ये आपको बताना है। या लोकसभा का अध्यक्ष भाग लेता है, या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भाग लेता है, या भारत का महान्यायवादी भाग लेता है, या योजना आयोग का उपाध्यक्ष भाग लेता है। प्रश्न नंबर 148 का उत्तर दे भाई। लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग कौन लेता है? उत्तर देने का प्रयास करें।
लोकसभा का अध्यक्ष, या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या भारत का महान्यायवादी, या योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो लोक लेखा समिति की बैठकों की में भाग लेने वाले भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। प्रश्न नंबर 148 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 149 और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है भाई, इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। ये आपके सामने चौथा सेशन जा रहा है, एक थोड़ा छोटा सेशन, 5वां सेशन भी आपके पास जाएगा। तो प्रश्न नंबर 149, हमारी संसद में बजट 2 भागों में पेश किया जाता है। हमारी संसद में बजट 2 भागों में पेश किया जाता है। तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग बताना है भाई, आपको ये प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देना है भाई। रेल बजट और सामान्य बजट, या विकास बजट और सामान्य बजट, या सुरक्षा बजट और सामान्य बजट, या योजना बजट और गैर योजना बजट। तो हमारी संसद में बजट 2 भागों में पेश किया जाता है। ये 2 भाग हैं, रेल बजट और सामान्य बजट। प्रश्न नंबर 149 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न के हिसाब से आपका उत्तर आ ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।